छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। उसके पास न कोई रिश्तेदार था, न कोई संपत्ति। वह अकेला ही जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। तभी गांव का एक धनी और दयालु जमींदार हरिप्रसाद ने गोविंद की दयनीय दशा देखी। तरस खाकर उन्होंने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गोविंद अब जवान हो चुका था, लेकिन वह आज भी हरिप्रसाद के घर पर ही काम करता था। हरिप्रसाद ने उसे बेटे की तरह प्यार दिया और गोविंद ने भी उन्हें पिता समान सम्मान दिया। एक दिन जमींदार गोविंद से कहता है, गोविंद बेटा, देख तुम अब जवान हो गए हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? एक अच्छी मेहनती बहू आएगी तो तेरा आधा बोझ हल्का कर देगी। और बेटा, मेरी उम्र भी अब 60 के पार हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मेरे मन को सुकून मिलेगा कि मेरा गोविंद अकेला नहीं रहेगा। अरे हरि जी, ऐसा क्यों कहते हो? भगवान आपको मेरी उम्र भी दे, आप मेरे लिए अमर हैं। आपके सिवा मेरा तो इस दुनिया में कोई और सहारा ही नहीं। आपने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। आपका यह उपकार मैं 7 जन्मों में भी न चुका सकूंगा। बस आप स्वस्थ रहें, मेरी यही प्रार्थना है। अरे बेटा, उपकार की बातें छोड़, जीवन चलता रहता है पर अकेलापन काटता है। बोल, शादी करेगा? मैं लड़की ढूंढ लूं या तुमने कोई देख रखी है? मुझे पता है तेरा दिल साफ है, तू किसी को ठुकराएगा नहीं। नहीं हरि जी, मेरी तो नजरें आपके सामने झुकी रहती हैं। मेरी नजर में कोई नहीं। आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो निर्णय लेंगे वह मेरे लिए शुभ होगा। आप मेरे पिता समान हैं, मेरा मार्गदर्शन करने वाले। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुशील, संस्कारी और मेहनती लड़की है। माया पड़ोस के गांव की है और घर संभालने में निपुण। वह तेरी तरह ही सादगी पसंद करती है। और हाँ, शादी का सारा खर्च सब मेरी जिम्मेदारी। तूने मुझे पिता का दर्जा दिया तो मेरी बात भी तो माननी पड़ेगी। कल ही पंडित जी से बात करूँगा, कुंडली मिलवाएंगे। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सारी बातें हरिप्रसाद के इकलौते बेटे विक्रम ने सुन ली। विक्रम का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल उलट था। वह गुस्से से हरिप्रसाद से जाकर कहता है, पिताजी, यह क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत पड़ी इस नौकर गोविंद की शादी का खर्च उठाने की? वह तो हमारा साधारण मजदूर है। नौकर से इतना मोह ठीक नहीं। ऐसे तो वह सिर चढ़कर बोलेगा। आज आप उसकी शादी के लिए हजारों रुपए उड़ाएंगे तो उसे लालच की आदत पड़ जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसे पर पल रहा है। आपने क्या उसका जिम्मा ले लिया है? मैं आपका बेटा हूँ या वह? जुबान संभालो विक्रम, गोविंद मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है। दिन रात मेहनत करता है, कभी शिकायत नहीं। यह मेरी कमाई है, मेरी संपत्ति, मैं जो चाहूँ करूँगा। और तुम मेरे बेटे होकर मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, दिमाग कमजोर पड़ रहा है। मैं आपका असली बेटा हूँ। आप मेरी तुलना उस नौकर के साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात, एक भिखारी। आप उसकी भोली भाली शक्ल और चिकनी बातों पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, चुपके से छुरी मारते हैं। एक दिन आपको सबक मिलेगा कि अपना कौन है और पराया कौन। मैं देखता हूँ वह धीरे धीरे आपकी सारी संपत्ति हड़प लेगा। अपना और पराया की बात तो तुम मत करो विक्रम, मुझे सब पता है अच्छे से। याद है 2 साल पहले जब मैं बुखार से तड़प रहा था, डॉक्टर ने कहा था रात कटेगी कि नहीं, कुछ नहीं कह सकते, तब तुम्हारा अपनापन कहा गया था। तुम तो शहर के नशे के अड्डे पर धुत पड़े थे, मेरा फोन तक न उठाया। गोविंद ने दिन रात मेरी सेवा की, पानी पिलाया, दवा दी, रात भर जागा। आज मैं जिंदा खड़ा हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से। तुमने तो एक बार भी खबर न ली। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ?
बोलो, और यहाँ आकर पराये का बखान दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे क्रोध आ रहा है। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपकी संपत्ति पर मेरा हक है। आप हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इससे तरह लुटा दोगे। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मैं आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं। अगर हिसाब चाहिए तो पहले लायक बनो, नशा छोड़ो, जुआ छोड़ो। काश भगवान ने तुम्हारी जगह गोविंद जैसा बेटा दिया होता, वह कम से कम वफादार तो होता। विक्रम गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला गया। इस फटीचर गोविंद का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। जब मेरा बाप ही मेरे खिलाफ हो गया तो भला मैं क्या करूं? ये अपमान मैं कभी न भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े ही दिनों बाद हरिप्रसाद ने धूमधाम से गोविंद की शादी माया से करवा दी। गोविंद की जिंदगी अब एक सुंदर सपने सी हो गई थी। माया, तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन दूर हो गया। फिर हरि जी ने मुझे सहारा दिया, भूख से बचाया, कपड़े दिए और अब यह खुशी भी दी। उनका उपकार तो मैं कभी न चुका सकूंगा। आज तुम मेरी जीवन संगिनी बनी तो सिर्फ उनकी दया से। यह बात तुम हमेशा याद रखना। उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी मत आने देना। जी बिल्कुल पति जी, आप सही कह रहे हैं। हरिप्रसाद चाचा दिल के सच्चे और नेक इंसान हैं। मैंने सुना है उन्होंने कितने गरीबों के घरों में चूल्हे जलाए। मैं उनकी हर बात मानूंगी, उनके लिए हर पल प्रार्थना करूंगी। आप चिंता न करें, हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। कुछ दिन शांतिपूर्ण बीत गए। सूरज उगता, गोविंद खेत जाता, माया घर संभालती, लेकिन विक्रम की जलन शांत न हुई। वह गोविंद की खुशी को लील लेना चाहता था। एक दिन जब हवेली में सन्नाटा था, विक्रम पिता के पास पैसे मांगने पहुंचा। पिताजी, मुझे जल्दी से 12,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे किस काम के विक्रम? सच बताओ, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। वह मैं आपको नहीं बता सकता। कोई जरूरी काम है, बस पैसे दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा। समझ गया बेटा, नशे की लत ने तुम्हें जकड़ लिया है और जुए की मेज बुला रही है। अब तक तुम यही करते आए हो, रातें जुए में, दिन नशे में। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। कल से नशा छोड़ो, कोई अच्छा काम सीखो। ये पैसे तो मेरे ही हैं पिताजी। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ, खून का रिश्ता। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ खर्च करूँगा, जुआ हो या नशा। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, बस पैसे दे दीजिए वरना। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हो विक्रम? तमीज भी भूल गए, दिन दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर किसी नेक काम के लिए मांगते तो मैं आंख बंद करके दे देता, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह धन दौलत मैंने पसीना बहाकर रात दिन मेहनत से कमाई है, जुए के अड्डों में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जाओ मेरी नजरों से, अपनी गलत राह पर चलो। अच्छा, मेरे लिए पैसे नहीं हैं और उस फटीचर गोविंद की शादी पर लाखों उड़ाने के लिए बहुत सारे हैं। सोच लीजिए पिताजी एक बार और, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन सब्र की भी सीमा होती है। बदतमीज, कौन से पैसे तुमने कभी कमाए? बचपन से आज तक मैंने तुम्हें कभी कमी न होने दी। किताबें, कपड़े, जेब खर्च सब दिया। बहुत लाड़ प्यार से पाला। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो आज सजा दे रही है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे देखना भी नहीं। विक्रम गुस्से से भरा सिर झुकाए चला गया। हवेली से बाहर निकलते हुए वह बुदबुदाया, मुझे पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तभी गोविंद ने हरिप्रसाद को उदास देखा। उनकी आंखें लाल थी। क्या हुआ मालिक जी, आपका चेहरा पीला पड़ गया है? कोई परेशानी? बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं बेटा गोविंद, विक्रम ने आज फिर दिल दुखा दिया। वह दिन दिन बिगड़ता जा रहा है। नशा, जुआ, बदतमीजी, सही गलत का फर्क भूल गया।
रात को सोचता हूँ इस लड़के का भविष्य क्या होगा। मैं चला जाऊँ तो कौन संभालेगा। मालिक ज्यादा परेशान न हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। छोटे मालिक से प्यार से बात कीजिए, समझाइए। वे तो दिल के सॉफ्ट हैं, बस भटक गए हैं। एक बार गले लगाइए, सब भूल जाएंगे। नहीं बेटा, तुम नहीं जानते, बात हाथ से निकल चुकी है। वह अब मेरी सुनता ही नहीं। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ सकता है। शायद संपत्ति से दूर कर दूं, लेकिन दिल नहीं मानता। विक्रम का मन काला साए की तरह था। उसने अपने एक विश्वासघाती साथी रमेश से साजिश रची। अगले दिन जब हरिप्रसाद पंचायत में गए, विक्रम ने मौका देखा। उसने चुपके से तिजोरी खोली और 15,000 रुपए निकाल लिए। फिर रमेश को भेजा और पैसे गोविंद की झोपड़ी में पलंग के नीचे छिपवा दिए। शाम को हवेली में हंगामा मच गया। हरिप्रसाद ने सब सेवकों से पूछताछ की, लेकिन सुराग न मिला। विक्रम ने नाटक शुरू किया। क्या बात है पिताजी, आपका चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? कोई चोर आया क्या? हाँ छोटे मालिक, तिजोरी से 15,000 रुपए गायब। चोर का नामो निशान नहीं। चोर और कौन होगा पिताजी? गोविंद ही, जरूर उसने ही निकाले। वह तो हमेशा तिजोरी के आसपास मंडराता रहता है। यह तुम क्या बक रहे हो विक्रम? गोविंद पर मेरा पूरा भरोसा है। वह मेरे लिए भगवान का दूत है। चोरी जैसा पाप उसके बस का नहीं। भरोसा करके आप गलती कर रहे हैं। वह आपके भरोसे का फायदा उठाता था। याद है, आप उसे कभी कभी तिजोरी की चाबी भी सौंप देते थे। दिन रात आपके आगे पीछे घूमता था, सिर्फ इसी जाल के लिए। गरीब का लालच तो जग जाहिर है। तभी गोविंद खेत से लौटा। विक्रम ने मौका देखा और बोला, क्या हुआ मालिक? हवेली में इतना शोर, कोई परेशानी? हाय रे हिम्मत, इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो क्या हुआ? एक तो चोरी की है तुमने, ऊपर से यह ढोंग। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दिया। शर्म नहीं आती गोविंद? तुम जैसे लोग ही समाज को खराब करते हो। मालिक, यह छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? चोरी? और मैं? राम राम राम, मेरे तो पैर कांप रहे हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा पाप नहीं सोच सकता। मेरा हाथ कभी किसी का कुछ न छुए, भगवान गवाह। ज्यादा भोले मत बनो चोर। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ छिपाए? वरना लाते मारकर कुत्तों की तरह सड़क पर फेंक दूंगा। तुम जैसे मक्कारों को मैं पहचानता हूँ। पहले बड़े लोगों को चिकनी चिकनी बातों से फंसाते हो, भरोसा जीत लेते हो, फिर मौका मिलते ही हाथ साफ करके भाग जाते हो। एहसान फरामोश, मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। बचपन से पाला, शादी करवाई, और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया, चोरी। गोविंद को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे सिर पर पहाड़ गिर पड़ा। तभी हरिप्रसाद ने विक्रम को रोका और बोले, बस विक्रम बस, कब से गोविंद को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब एक शब्द भी नहीं। मैं गोविंद के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे उसके ऊपर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। गोविंद भले ही गरीब घर का है, लेकिन उसकी नियत, उसकी ईमानदारी, उसकी अच्छाई, ये सब तुमसे कहीं गुना अमीर हैं। तुम उसकी बराबरी दूर दूर तक नहीं कर सकते। लगता है यह चोरी तुमने ही की है, क्योंकि मैंने पैसे देने से मना किया था। आप अपने बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने खून पर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। सबके सामने कहता हूँ, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन साबित करने के लिए गोविंद के घर की तलाशी लो, तभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबने पहले विक्रम के कमरे की तलाशी ली, कुछ न मिला। फिर गोविंद के घर गए और उसकी घर की तलाशी हुए और गोविंद के पलंग के नीचे से 15,000 रुपए मिल गए। गोविंद को ऐसा धक्का लगा जैसे बिजली गिर पड़ी। तभी विक्रम बोल पड़ा, देखा पिताजी, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे गोविंद ने ही लिए, लेकिन आपने मेरा भरोसा न किया। अब तो सब साफ, अपना कौन है, पराया कौन। यह चोर है, धोखेबाज। हरिप्रसाद कुछ नहीं बोलते, बस सिर झुकाए हुआ खड़े रहते हैं। नहीं मालिक जी, यह सच नहीं है। भगवान पर शपथ, मैं नहीं जानता ये पैसे मेरे घर कैसे आए। मैं चोरी का नाम भी नहीं ले सकता। आप मेरे लिए भगवान समान हैं।
आपके घर में धूल का कण भी चुराना पाप है। मेरा भरोसा कीजिए, जांच कीजिए। माया तुम भी बोलो। जी हाँ चाचा जी, यह साजिश है। हम तो कल भी खेत से लौटे थे, कुछ छुआ ही नहीं। ये पैसे किसने रखे, हमें कुछ पता नहीं। चुप करो धोखेबाज, आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची। वे तुम पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा करते थे, तुमने उनका दिल तोड़ दिया। सबूत सबके सामने हैं, पैसे तुम्हारे घर से मिले। अब बहाने मत बनाओ। पिताजी मैं कहता हूँ इसको पुलिस के हवाले कर दो, जेल में सड़ने दे। तभी हरिप्रसाद बोले, नहीं विक्रम, पुलिस मत बुलाओ, कोई शिकायत नहीं करवानी। चलो सब चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन पिताजी इसे सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा न, तुम नहीं बुलाओगे। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए, एक शब्द। आप मुझसे रूठ गए तो भगवान भी मुझसे रूठ जाएगा। मेरी बात सुनिए, मैं निर्दोष हूँ। खबरदार हरामी, आज के बाद हवेली के पास भूल से भी दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ पिताजी ने एहसान किया, पुलिस न बुलाई, नहीं तो आज जेल की सलाखों में सड़ रहे होते। अब जाओ अपनी झोपड़ी में भूखे मरो। हरिप्रसाद चुपचाप चले गए। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। गोविंद ने हरिप्रसाद के घर से पैसे चुराया है। सारे गांव वाले गोविंद को देखकर ताने मारने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। चावल बस 2 दिनों का बच्चा है। आप कितने दिनों तक बैठेंगे? अब मुझे नहीं लगता कि अब काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म होने वाला है? अब बता रही हूँ। कैसे बताती, आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, ना ठीक से खाते हो और सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं गांव में काम देख कर आता हुआ, शायद मुझे काम मिल जाए। फिर गोविंद काम के लिए निकल जाता है और एक दुकानदार से पूछता है, राम भैया मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्या आपके पास कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर गोविंद है ना, जो रमेश प्रसाद के यहाँ से 15,000 रुपए चोरी की थी? क्या पता कल को मेरे यहाँ से चोरी कर ले, निकल यहाँ से। गोविंद को यह बात सुनकर बहुत दुख होता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन वह राजेंद्र सिंह के यहाँ काम ढूंढने जाता है। सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, कल से आ जाना, वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा है। मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहाँ सेठ की पत्नी आ जाती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसे काम पर रखने की। क्या आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? अब भलाई का जमाना नहीं है। कल को हरिप्रसाद भाई के जैसे ही हमारे घर को लूट कर चला जाएगा। फिर भी आप इसे काम पर रखेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भगवान, मैं इसे काम और नहीं रखूंगा। गोविंद, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, तुम कहीं और काम देख लो। गोविंद वहाँ से निराश होकर घर चला जाता है। इधर माया को भी गांव की औरतें तना मारती हैं। अरे देखो, ये गोविंद की पत्नी माया। पति पत्नी ने मिलीभगत करके हरिप्रसाद जैसे नेक इंसान को फंसाया। घर से नगद पैसे मिले, सच्चाई छिपती नहीं। माया को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह घर चली जाती है। घर जाकर माया गोविंद से बोलती है, जी सब्जी नहीं लाई, दाम आसमान छू रहे, दाल चावल से काम चला लेंगे। लेकिन ये ताने, लोग कुछ भी बोलते हैं। माया, ताने तो सह लेंगे, लेकिन मालिक का विश्वास टूटना, वह सहा नहीं जाता। कल फिर काम ढूंढूंगा, भगवान कुछ रास्ता निकालेंगे। फिर एक दिन राजेंद्र सिंह का आदमी आया और बोलता है, गोविंद, सेठ जी ने तुम्हें काम पर बुलाया है, जल्दी चलो। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। गोविंद राजेंद्र सिंह के पास काम करने के लिए निकल जाता है और दिन भर मजदूर करने के बाद राजेंद्र सिंह उसी दिन उसके मजदूरी के पैसे दे देता है। लेकिन यह हरिप्रसाद की चाल थी। उन्होंने सेठ को मनाया था
गोविंद की हालत देखकर इधर विक्रम की जलन और गहरी हो गई। उसने अपने साथी रमेश से फिर साजिश रची। सुन, राजेंद्र सेठ के यहाँ गोविंद को काम मिल गया। तुम सेठानी का सोने का हार चुरा लो और मौका देखकर गोविंद के घर रख दो। मैं उसे भूखा तड़पते पाई पाई को मोहताज देखना चाहता हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह गांव छोड़ दे। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। विक्रम की यह बातें हरिप्रसाद ने सुन ली। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और गोविंद के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। फिर वह गुस्से में विक्रम के कमरे जाता है और बोलता है, अच्छा तो यह बात है विक्रम, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सपने में भी न सोचा। उस बेचारे गोविंद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी न सुधरोगे। तुमने ही तिजोरी से पैसे चुराए, गोविंद के घर रखे और उसे फंसाया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। गांव की नजरबंदी, ताने, भूख, यहाँ तक कि तुम पुलिस बुलाने को कह रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा, सारे गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने किस तरह उसे फंसाया। तुम ऐसे न सुधरोगे, कल को उसकी जान ही ले लोगे। कल सुबह पंचायत बुलाता हूँ, सबके सामने फैसला होगा। विक्रम कुछ ना बोल सका और चुपचाप सुनता रहा। और अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। हरिप्रसाद ने रो रो कर सारी सच्चाई बयान की। विक्रम की साजिश, चोरी और गोविंद को फंसाने का काला कारनामा। हरिप्रसाद ने सबके सामने कहा, गांव वालों, मैंने अपने बेटे पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। गोविंद को फंसाने की साजिश रची। मैंने गलती की, गोविंद पर शक किया। आज मैं सच्चाई सामने लाया हूँ। विक्रम ने तिजोरी से पैसे चुराए, गोविंद के घर रखे। उसकी सजा उसे मिलेगी। और हरिप्रसाद अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और गांव से भी निकल दिया। गोविंद को अपनी सारी जायदाद दे दिया और गोविंद निर्दोष साबित हुआ। उसके बाद गोविंद हरिप्रसाद के साथ रहने लगा। माफ करना मेरा बेटा, मेरा भरोसा डगमगा गया था। वर्षों का रिश्ता एक झूठे सबूत ने तोड़ दिया, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई। तुम सच्चे वफादार हो, ईमानदार। अब से तुम मेरे असली वारिस हो। संपत्ति, प्यार, सब तुम्हारा। मालिक, बस आपका विश्वास लौट आया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत। मैं कभी धोखा न दूंगा। आप मेरे लिए भगवान हैं। चाचा जी, अब हम सब खुश रहेंगे। आपने हमें नया जीवन दिया। इस घटना से गांव ने गहरा सबक सीखा। सच्ची वफादारी और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी साजिशें हों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।